यहीं से चैप्टर 16 शुरू होता है, जहां हम देखते हैं कि सोई के डैड उसका रिपोर्ट कार्ड देख रहे होते हैं और वो बहुत खुश नजर आते हैं और कहते हैं, तुम फिर से पहले स्थान पर आ गई। फिर वे उसे थपथपाते हुए बोलते हैं, हमारी बेटी तो बहुत होशियार है, शायद इसलिए क्योंकि तुम अपने पापा पर गई हो। यहाँ एक जानकारी, सोई अपनी माँ को डैड और फादर को पापा कहती है और ब्यूल अपने पेरेंट्स को मॉम डैड ही कहता है। उसके डैड फिर कहते हैं, पहले मुझे भी अच्छे नंबर मिलते थे। जिस पर सोई कहती है, मैंने एक सवाल गलत कर दिया, जबकि वो आसान सवाल था। सोई के डैड कहते हैं, चलो कोई बात नहीं, सब ठीक है। और फिर अपने हस्बैंड की तरफ देखकर, जो उदास होते हैं, कहते हैं, और तुम्हारे लिए भी यही बात लागू होती है। उसने गलती इसलिए नहीं की क्योंकि तुमने उसे सीवीड वाला सूप खिलाया था। सोई के पापा उसे देखते हैं और समझाते हुए कहते हैं, चाहे तुम क्लास में आखिरी भी आ जाओ फिर भी सब ठीक रहेगा। उन्हें देखकर दोनों कहती हैं, अरे ये कुछ ज्यादा नहीं हो गया। और फिर उसके डैड कहते हैं, मजाक कर रहे हैं, नंबर की परवाह कौन करता है। कुछ देर बाद सोई अपने कमरे में बैठी सोच रही होती है, आखिरी स्थान पर आना तो सोचना भी नहीं चाहिए, यहाँ तक कि वो मूर्ख भी 15वें स्थान पर आया है। उसने ऐसा कैसे किया, और वो भी इतने कम समय में। फिर हम देखते हैं कि सोई की नाक से खून आ रहा होता है और उसकी फ्रेंड्स देखकर पूछती हैं, तुम्हारे नाक से खून बह रहा है, क्या तुम ठीक हो? वो अपनी नाक पर टिश्यू रखे सोचती है, मुझे अपनी क्लब मीटिंग में जाना है क्लास के बाद। और वो जल्दी से जाने लगती है, मन में सोचती है, मैं लेट हो गई हूँ, मैं सब चीज़ों पर गिव अप कर सकती हूँ पर क्लब पर नहीं। तभी पीछे से ब्यूल बोलता है, कहाँ के लिए भाग रही हो लूजर? वो कुछ नहीं बोलती। फिर हमें क्लब दिखाया जाता है जहाँ पर डिनर टेबल होता है और म्यूजिक चल रही होती है और टेबल पर बहुत सारे खाने पीने की चीज़ें रखी होती हैं। इसमें यूबिन कहती है, शूबर्ट की 4 हाथों के लिए फैंटेसी, उन्होंने ये रचना उस महिला को समर्पित की थी जिसे वो जीवन भर प्यार करते रहे, कैरोलिन एस्तेरहाज़ी। शूबर्ट की मेरी पसंदीदा रचनाओं में से एक है। शूबर्ट ने कई 4 हाथों वाली रचनाएं लिखी, लेकिन उनमें से बहुत कम आज तक बची हैं। दुर्भाग्यवश उनका प्यार कभी पूरा नहीं हो सका, लेकिन शायद इसी वजह से इस रचना में इतना दुख और मिठास महसूस होती है। ये कहकर यूबिन ब्यूल को घूरकर देखती है और पूछती है, वैसे ब्यूल ओप्पा, आप हमारी क्लब मीटिंग में क्या कर रहे हैं? ब्यूल हंसते हुए कहता है, प्रॉब्लम क्या हुआ, मुझे भी शॉर्बर्ट या जो भी उसका नाम है बहुत पसंद है। यूबिन चिल्लाकर कहती है, शूबर्ट! अगर तुम्हें ये भी नहीं पता कि शूबर्ट कौन है तो तुम यहाँ क्या कर रहे हो? ब्यूल कहता है, जब मैं छोटा था मैं पियानो और वायलिन बजाता था, शायद मैं तुमसे बेहतर हूँ प्रिंसेस। यूबिन चिल्लाती है, मैंने कहा था मुझे प्रिंसेस मत कहो। ब्यूल कहता है, घर पर तो तुम्हें इसी नाम से बुलाया जाता है ना? यूबिन कहती है, हाँ, केवल मेरे पापा को मुझे ऐसा कहने की इजाजत है। इन दोनों की बातों को सोई बस सुन रही होती है। फिर ब्यूल कहता है, हाँ, लेकिन एक मिडिल स्कूल और एक हाई स्कूल का छात्र एक ही क्लब में क्या कर रहे हैं? यूबिन कहती है, यही एकमात्र तरीका था जिससे हम मिल सकते थे, वरना क्लब में काफी मेंबर ही नहीं होते। ब्यूल कहता है, ओह, तो ये तो अच्छी बात हुई कि मैं इसमें शामिल होना चाहता हूँ, है ना? और एक पेस्ट्री को मुंह में डालते हुए बोलता है, आह, मुझे यहाँ आना पसंद है, यहाँ बहुत सारा अच्छा खाना मिलता है। यूबिन परेशान होकर सोई से कहती है, क्लब की वाइस प्रेसिडेंट होने के नाते मैं नहीं चाहती कि वो हमारी क्लब में शामिल हो। सोई कुछ नहीं बोल पाती। यूबिन आश्चर्य से कहती है, सोई संभव है? और सोई का चेहरा लाल हो जाता है। सोई धीरे से कहती है, तो फिर क्यों ना हम वोट कर लें? ब्यूल सोई को देखते हुए सोचता है, सोई का चेहरा तो टमाटर जैसा लाल हो गया है। तो मुझे धोखा नहीं दे सकती। मैंने सोचा था कि उसे किसी से प्यार में दिलचस्पी नहीं है, लेकिन वो तो मुझसे ये बात छुपा रही थी। मिडिल स्कूल और हाई स्कूल एक ही क्लब में? कम ऑन। यूबिन को देखते हुए ब्यूल सोचता है, प्रिंसेस बहुत सुंदर है और मन में परिवार ट्री बनाने लगता है, लेकिन उनका रिश्ता, क्या वे खुद भी जानते हैं या नहीं? धत तेरी की, ये तो बिल्कुल किसी टीवी सिटकॉम जैसा लग रहा है। तभी बेल बज जाती है और यूबिन चिल्लाकर कहती है, हमारे क्लब में शामिल होने की हिम्मत मत करना। ब्यूल हंसते हुए कहता है, प्रिंसेस, आपसे मिलकर मुझे भी अच्छा लगा। अंकल क्यांगसू को मेरा नमस्ते कहना। पीछे से सोरी उसके कंधे पर हाथ रख के गुस्से में कहती है, चुप रहो और बेहतर होगा कि मैं तुम्हें यहाँ दोबारा कभी ना देखूं। और ये कहकर वो वहां से चली जाती है। ब्यूल हटते हुए मन में कहता है, ये मजाकिया था। और तभी उसे लगता है कि कोई पीछे से घूर रहा है। वो पीछे देखता है, वही 3 नमूने होते हैं जो ब्यूल को क्लब में ज्वाइन करवाना चाहते थे। और वो मन में कहते हैं, वो क्लब रूम में क्या कर रहा था? ब्यूल जल्दी से भागते हुए मन में कहता है, अच्छा होगा कि यहाँ से निकल लूं, नहीं तो ये फिर से पकड़ लेंगे। और वो जा ही रहा होता है कि पीछे से कोई उसे बुलाता है। वो चौंक जाता है, पीछे देखता है और सोचता है, ये तो वही सनबीज हैं, लास्ट टाइम वाले। उनमें से लड़की कहती है, हे चलो बात करनी है। कुछ देर बाद वो ग्राउंड एरिया में होते हैं। ब्यूल कड़क कर कहता है, तुम लोगों को क्या चाहिए? जिस पर वो कहती है, ऐसा लगता है कि तुम और सीवू बहुत करीब हो।
ये सुनकर ब्यूल सोचता है, उन्हें हमारे सीक्रेट रिश्ते के बारे में कैसे पता चला? और वो लड़की फिर बोलती है, क्या तुम हमें सीवू से मिला सकते हो? ब्यूल कंफ्यूज्ड होकर कहता है, क्या कहा? सीवू को अकेला छोड़ दो। अगर तुमने उसे परेशान करना जारी रखा तो मुझे सब कुछ सच्चाई बतानी पड़ेगी। जिस पर वो लड़की चिल्लाकर कहती है, क्या? हम उसे परेशान नहीं कर रहे, वो ही हमें परेशान कर रहा है। ब्यूल कहता है, मैं अपने दोस्त को गलत रास्ते पर जाते हुए नहीं देख सकता। जिस पर वो लड़की गुस्से में कहती है, हे, तुमने हमें समझ क्या रखा है? हम सिनसुंग हाई स्कूल की तैराकी टीम को रिप्रेजेंट करते हैं। ब्यूल हैरान हो जाता है। लड़की फिर कहती है, हम सीवू को रिक्रूट करना चाहते हैं, हमारी मदद करो। और यहीं पर यह चैप्टर समाप्त होता है।